Hello students, I am Monica Bansal. I hope you all are having great time. Today we are going to start tissue culture and biofortification. Let's discuss the content. First of all, we will discuss definition of tissue culture, then step involved in tissue culture, then type of culture, and then practical application of tissue culture. And after that, under the heading of biofortification, we will discuss definition of biofortification, importance of biofortification, and examples of biofortification. So what is the definition of tissue culture, plant tissue culture? बिफोर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बच्चे, मैं दो टर्म्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ. एक टर्म है इन विट्रो, एक टर्म है इन विवो. इन विट्रो का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस हो रही है वो आर्टिफिशियली हो रही है लेबोरेटरी में. और इन विवो का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस हो रही है वो नेचुरल वे से हो रही है. सो जितने भी प्लांट टिश्यू कल्चर है वो हम इन विट्रो करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, आर्टिफिशियल करते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म प्लांट टिश्यू कल्चर इज डिस्क्राइब्ड इन विट्रो एंड असेप्टिक कल्टिवेशन ऑफ एनी प्लांट पार्ट और न्यूट्रिएंट मीडियम्स. यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर हम पूरी प्रोसेस लेबोरेटरी में करते हैं. और कैसे करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम पे कोई भी प्लांट का पार्ट हम कल्टीवेट करते हैं विद असेप्टिक कंडीशन. हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाइजीनिक कंडीशन नहीं होगी तो कोई भी कंटेमिनेशन हो जाएगी, हमारा पूरा का पूरा कल्चर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दूसरी डेफिनेशन क्या है? द कल्चर ऑफ प्लांट सीड, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, प्रोटोप्लास्ट. किसी भी तरह का प्लांट का पार्ट है, चाहे वो सीड है, ऑर्गन है, कुछ भी है, उसको हमने कल्चर करना है सेम उसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे, वही कंडीशन, स्ट्राइल कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन के साथ. सो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें प्लांट टिश्यू कल्चर की, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल. इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में हम प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू को कल्चर करते हैं अंडर असेप्टिक और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन. हमें टेम्परेचर, पीएच, पूरी कंडीशन कंट्रोल रखनी है. और कौन से मीडियम पे? लिक्विड या सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम पे. न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिएंट मीडियम सेमी सॉलिड होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए. और उसके बाद पूरा का पूरा छोटा सा प्लांट हमें प्रोडक्शन मिल जाती है उसकी, छोटे से प्लांट की. सो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो एक कौन सी प्रोसेस पे डिपेंडेंट है? उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी क्या होती है बच्चे? कि कोई भी प्लांट का सेल, एक सिंगल सेल, चाहे वो स्टेम का सेल है, चाहे वो रूट का सेल है, चाहे वो फ्लावर का सेल है, किसी भी प्लांट के पार्ट का सेल पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी. सो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से स्टेप होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में. सबसे पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्लांट. कि हमने कौन से प्लांट को लेना है, कौन से प्लांट को कल्टीवेट करना है, उसको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं. सेकेंड, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट. एक्सप्लांट क्या होता है? वही मैंने बताया कि प्लांट का कोई भी पार्ट हम कल्चर करते हैं. एक्साइज का क्या मतलब होता है? काटना. एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट का कोई भी पार्ट हम काट लेते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें? टिश्यू कल्चर कर सकें. चाहे वो स्टेम का पार्ट काट लें, चाहे वो हम रूट का पार्ट काट लें, किसी भी प्लांट के पार्ट को काट के उसको हम टिश्यू कल्चर के लिए, ग्रो करने के लिए रख देते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम पे. और उस प्लांट के छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट. थर्ड स्टेप क्या है बच्चे? स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट. हमने जो छोटा सा प्लांट काटा है, एक्सप्लांट जिसे हम कह रहे हैं, उसको पूरी तरह से सरफेस स्टरलाइज करो ताकि उस पर किसी भी तरह का कोई भी पैथोजन ना स्टे कर सके और किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना हो सके. सो सरफेस स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लांट की. नेक्स्ट क्या है? इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट. इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट का क्या मतलब है? कि जो हमने एक्सप्लांट लिया है, चाहे वो रूट का छोटा सा पीस लिया है, चाहे वो स्टेम का लिया है, किसी भी पार्ट लिए, कोई भी पार्ट लिए है, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दो. प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दो. मोस्टली बहुत सारे न्यूट्रिएंट मीडियम साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम एमएस मीडियम ले रहे हैं. मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी एमएस मीडियम क्या है. नेक्स्ट क्या है? इंक्यूबेशन. अब हमने एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया हुआ है. न्यूट्रिएंट मीडियम के रखने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे. इंक्यूबेट का क्या मतलब है? कि उस न्यूट्रिएंट मीडियम को प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, प्रॉपर मॉइस्चर देंगे, प्रॉपर पीएच कंडीशन देंगे ताकि प्रॉपर उसकी मल्टीप्लिकेशन प्लांट सेल की, एक्सप्लांट की और ग्रोथ हो सके. स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनिशिएशन ऑफ कैलस. कैलस क्या होता है बच्चे?
एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को क्या बोलते हैं? कैलस। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब वो सेल जिसको कोई भी फंक्शन प्रोवाइड नहीं हुआ अभी, वो सेल जो सिर्फ क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल या स्टेम सेल भी बोलते हैं। उस तरह के सेल के मास को, उस तरह के सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलस। तो अब कैलस बनना शुरू हो गया। जैसे हमने कोई भी एक्सप्लांट लिया, उसको न्यूटन मीडियम्स में रखा, न्यूटन मीडियम में रखने के बाद उसको इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट करने के बाद कोई भी, जैसे रूट का सेल का एक्सप्लांट लिया हमने, तो रूट के सेल डी डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो गए, यानी कि उन्होंने अपना रूट का फंक्शन छोड़ के क्या करना शुरू कर दिया? डिवीज़न का फंक्शन है जो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी डिफ्रेंशिएटेड। जो एक्सप्लांट के सेल होते हैं वो डी डिफ्रेंशिएशन होने शुरू हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? स्टेम सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल बनने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप बन जाता है, मास बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। सो कैलस फर्दर डिफ्रेंशिएट हो ही जाएगा, मल्टीप्लाई कर ही जाएगा और उस अनडिफरेंशिएटेड सेल से, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल से हम दोबारा से रूट और शूट बनाएंगे ताकि कंप्लीट प्लांट बना सकें। नेक्स्ट क्या है? 7th पॉइंट, सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग में क्या होता है बच्चे कि जो हमने कल्चर मीडियम में सेल्स लिए हैं, टिश्यू लिए हैं, उनको दोबारा से किसी नए न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करना? ट्रांसफ़र करना, ताकि जो पुराना न्यूट्रिएंट मीडियम था उसमें धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे थे, उसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंटेंट ख़त्म हो रहा था। इसलिए हमने वो जो नए सेल्स बन रहे हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन देनी है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देनी है, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की जो कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। इसलिए हम उसको बार बार नए न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करते रहते हैं ताकि जो हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कल्चर मीडियम के सेल या एक्सप्लांट के सेल, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते रहें, प्रॉपर ऑक्सीजन लेते रहें। तो इस तरह हम उस एक्सप्लांट के सेल्स को नए कल्चर, नए न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करते रहते हैं? ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इस तरह की ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? सब कल्चरिंग। नेक्स्ट क्या है? रीजनरेशन। अब सब कल्चरिंग के दौरान उनको प्रॉपर एक्सप्लांट के सेल्स को, कैलस के सेल्स को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो रीजनरेशन शुरू कर देते हैं। अब अलग अलग उन्होंने प्लांट के पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। पहले क्या बना था? कैलस। कैलस यानी कि सारी तरह के सेल उसमें सेम थे, अनडिफरेंशिएटेड सेल थे। अब उन अनडिफरेंशिएटेड सेल से धीरे धीरे पार्ट्स बनने शुरू हो गए, प्लांट्स के रूट्स बनने शुरू हो गए, शूट बनने शुरू हो गए, फ्लावर बड बननी शुरू होगी उसी कल्चर्ड सेल से। इसमें हार्मोन्स का बड़ा रोल प्ले होता है। कैसे? अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइंस की रेशो मोस्टली ली जाती है, अगर हम ज़्यादा ऑक्सिन डालते हैं तो सबसे पहले क्या बनती है? रूट। और अगर हम ज़्यादा साइटोकाइन डालते हैं तो सबसे पहले क्या बनती है? शूट। सो इस तरह हम हार्मोन की डोज को फिक्स करके, उसकी क्वांटिटी को फिक्स करके रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं, शूट प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्लावर बड्स यानी कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हम उस कैलस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे पास छोटा सा प्लांट्स बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्लांटलेट। हार्डनिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हार्डनिंग। अब उस छोटे से प्लांट को, उस प्लांटलेट को कल्चर मीडियम से निकाल के हमने किस में ट्रांसफ़र करना है? सॉइल में ट्रांसफ़र करना है। सॉइल यानी कि किसी पोट में ट्रांसफ़र करना है और पोट में ट्रांसफ़र होने के बाद उसको थोड़ा सा उसकी हाइट और इंक्रीज़ होगी और उसके बाद हम उसको फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, खेत में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। सो ये सारे स्टेप थे बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर के, या डायग्रामेटिकली मैंने समझाया हुआ है कि कैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है। सबसे पहले हमने क्या ली? कैरेट ली। कैरेट का छोटा सा पार्ट लिया जिसको हमने क्या बोला? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हमने क्या किया? न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम में सी पार्ट देख रहे हो आप, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा हुआ है। न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद वो क्या हो गए? सारे के सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो गए और कैलस बना दिया उन्होंने, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बना दिए, कैलस बना दिया। डी पार्ट जो देख रहे हो, उसके बाद कैलस से क्या बनेगा? धीरे धीरे रूट बननी शुरू होगी, शूट बननी शुरू होगी, एम्ब्रॉयड बनना शुरू हो गया। ई पार्ट में एम्ब्रॉयड बनना शुरू हो गया और एफ पार्ट में पूरा क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो से छोटा सा सारे उसके ऑर्गन बन गए हैं, रूट भी बन गई, शूट भी बन गई, प्लांट के सारे ऑर्गन बन गए। उसको हम क्या बोलते हैं? छोटा सा प्लांट बन गया, इसको क्या बोलते हैं? प्लांटलेट। अब जी पार्ट में देखो पूरा का पूरा प्लांटलेट बना हुआ है, छोटा सा प्लांट बना हुआ है। अब इस प्लांटलेट को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? पोट में ट्रांसफ़र करेंगे और पोट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज़ ऑल द स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर्स। बहुत तरह के टिश्यू कल्चर्स लिए जाते हैं। सो अलग अलग तरह के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप कौन सी है? मेरिस्टेम कल्चर।
मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है कि कोई भी एपिकल मेरिस्टेम, चाहे वो शूट की हो चाहे वो रूट की हो, शूट की एपिकल मेरिस्टेम यूज़ की जाती है कल्चर मीडियम में। और क्यों एपेक्स क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि एपेक्स में एक प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की। जो एपिकल सेल होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए हम उस एपेक्स को लेते हैं। सेकंड, क्या फ़ायदा होता है हमें एपेक्स को लेने का? इसमें वायरस फ्री सेल्स होती हैं, वायरस फ्री स्ट्रोक होता है। जैसे कि अगर सारे प्लांट को वायरस लगा हुआ है, बट जो एपेक्स होता है उसमें वायरस नहीं लगता, उसको वायरस फ्री स्ट्रोक होता है जो एपेक्स होता है। इसलिए हम शूट एपिकल मेरिस्टेम को लेते हैं और उससे कल्चर तैयार करते हैं, उसको एज अ एक्स प्लांट लेते हैं शूट एपिकल को। इसलिए एक्स प्लांट लेके टेक्निक वही सेम है, वही स्टेप यूज़ होंगे और इससे हम शूट एपेक्स से पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर लेंगे। इस मेथड का एक और यूज़फुल एडवांटेज क्या है कि जर्म प्लाज्म एक्सचेंज और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हो जाती है, यानी कि जीन एक्सचेंज कर सकते हैं हम, या फिर जो जीन है वो कंजर्व हो जाते हैं परमानेंटली। वायरस फ्री प्लांट तो मिलते हैं और जीन की कंजर्वेशन भी हमें मिलती है मेरिस्टेम कल्चर से। नेक्स्ट कल्चर कौन सा है? एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है कि कोई भी सीड से हम एम्ब्रियो निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं और उस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को हम कल्चर मीडियम में डाल देते हैं और उसको ग्रो होने देते हैं। इस तरह के कल्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो कल्चर। अब उस एम्ब्रियो से पूरा का पूरा प्लांट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। किस तरह की एग्जाम्पल उसने दी हुई है? ऑर्किड की एग्जाम्पल दी हुई है। इसकी एडवांटेज क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ की हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं हम एम्ब्रियो कल्चर से, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं है। थर्ड कल्चर कौन सा बेटा? हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड कल्चर दो तरह से हम बना सकते हैं, एक एंथर कल्चर से, दूसरा ओव्यूल कल्चर से। एंथर कल्चर से बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनेसिस, और ओव्यूल कल्चर से बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गाइनोजेनेसिस। एंथर कल्चर में क्या करते हैं? हम माइक्रोस्पोर लेते हैं। आपने सबने प्लांट रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ी हुई है। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट माइक्रोस्पोर्स लेते हैं हम, और माइक्रोस्पोर को एज अ एक्स प्लांट कंसीडर करते हैं और उससे हम कल्चर मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं और टिश्यू कल्चर टेक्निक करते हैं। कौन कौन सी स्पीशीज़? 250 स्पीशीज़ है जो वो इस हैप्लॉइड कल्चर से, एंथर कल्चर से ग्रो हो चुकी हैं। सोलानेसी, क्रूसीफरी, ग्रैमिनी, रेनिनकुलेसी, ये सारी कॉमन स्पीशीज़ है जो एंथर कल्चर से हम ग्रो कर सकते हैं। ओव्यूल कल्चर में कौन सा सेल लेते हैं हम? अनफर्टिलाइज्ड एग सेल लेते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से हम पूरा का पूरा हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। सो हैप्लॉइड कल्चर की क्या एडवांटेज है कि इसमें जो हमने सेल लिए हैं वो भी हैप्लॉइड है और पूरा का पूरा जो प्लांट बनेगा वो भी हैप्लॉइड बनेगा। प्लांट के सारे सेल्स क्या बनेंगे? डिप्लॉइड नहीं होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है हैप्लॉइड कल्चर की। नेक्स्ट, ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में क्या है कि पहले हमने एम्ब्रियो कल्चर लिया था, पूरा पूरा एम्ब्रियो कल्चर कर दिया था। कोई भी ऑर्गन, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी रूट का छोटा सा पार्ट, कोई भी शूट का छोटा सा पार्ट, हम उसको एक्सप्लांट ट्रीट करेंगे और एज अ टिश्यू कल्चर टेक्निक शुरू कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन कल्चर। इसकी एडवांटेज क्या है कि बहुत सारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन रख सकते हैं हम, स्टेम के जैसे या रूट के। और दूसरी एडवांटेज क्या है? सेल जो है वो फुली डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, सारे के सारे सेल वैसे ही फंक्शन करते हैं जैसे पहले करते थे। नेक्स्ट कल्चर कौन सा है? सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या करते हैं हम? कोई भी एक्सप्लांट से टिश्यू ले लेते हैं और टिश्यू को हम एंजाइमेटिकली या मैकेनिकली किसी भी तरह से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। टिश्यू को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या निकलते हैं हमारे पास? सेल, छोटे छोटे सेल निकलते हैं या सेल की सस्पेंशन निकलती हैं। अब उन सेल्स को हम क्या करते हैं? एक्सप्लांट ट्रीट करते हैं और पूरी टिश्यू कल्चर टेक्निक करते हैं। इस तरह के जब हम सेल को टिश्यू कल्चर टेक्निक में ग्रो करते हैं और पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह के कल्चर को क्या बोलते हैं? सेल कल्चर या फिर सस्पेंशन कल्चर। इसकी एडवांटेज क्या है बच्चे? पूरी की पूरी सेल लाइन है जो सेवरल जनरेशन तक सेम तरह के सेल है, उसकी जीन जो है कंजर्व हो जाते हैं, वही सेल लाइन डेवलप होती रहती है। उसके बाद स्केल अप पॉसिबल है इसका, किसी भी स्टेज पे हम सेल काउंट कर सकते हैं कि कितने स्केल अप हैं, हो गए, कितने स्केल अप चाहिए हमें। होमोजेनिटी, जैसे मैंने बोला कि प्योर लाइन हम जीन कंजर्व कर सकते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में, एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है जी। नेक्स्ट कल्चर कौन सा है? एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर में क्या है? हम ऑर्गेनिज्म का
कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल जो है ग्रोइंग करने वाला सेल है, ग्रोथ वाला सेल है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं और उसको सेमी सॉलिड या किसी भी लिक्विड मीडियम में जैसे ब्रोथ या अगार अगार मीडियम में डाल के टिश्यू कल्चर टेक्निक शुरू कर देते हैं। इस तरह के कल्चर को क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट कल्चर। इसमें भी वही एडवांटेज है कि नॉर्मल फंक्शन जो है इसमें मेंटेन रहते हैं और ये ऑर्गन कल्चर से बेटर है क्योंकि इसकी स्केल अप प्रॉपर्टी क्या है? ज़्यादा है ऑर्गन कल्चर से। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मीडिया। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह के मीडिया होते हैं। साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के मीडिया तैयार किए हुए हैं और उन साइंटिस्ट के नाम पे उन न्यूट्रिएंट मीडियम का नाम डाल दिया गया है। जैसे मिश्रित एंड स्कोप मीडियम, इसको क्या बोलते हैं? MS मीडियम। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में। उसके बाद वाइट मीडियम आ जाता है, निच मीडियम आ जाता है, CHU मीडियम आ जाता है, B5 मीडियम आ जाता है, शैंक एंड हिडरब्रैंड मीडियम आ जाता है, वुडी प्लांट मीडियम आ जाता है। सो ये सारे अलग अलग तरह के मीडिया है बच्चे। न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें हम अपने एक्सप्लांट को डाल के, एक्सप्लांट को इनोकुलेट करके पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मीडियम तैयार करे हुए हैं। आप किसी भी तरह का मीडियम यूज़ कर सकते हो टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। बच्चे, टिश्यू कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। सो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन क्या है कि एंडेंजर प्लांट स्पीशीज़ को क्या करता है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होने वाली एंडेंजर स्पीशीज़ हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ हैं, उनको कंजर्व करता है, प्रिजर्व करता है उनको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? एक प्लांट ब्रीडर कहता है टिश्यू कल्चर टेक्निक को सिर्फ प्लांट की प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि स्क्रीन करने के लिए कि इसमें ये डिजीज़ तो नहीं है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्वालिटी है इसमें, स्ट्रेस टॉलरेंट क्वालिटी है इस प्लांट में। सो किसी भी प्लांट को डायग्नोज करने के लिए भी टिश्यू कल्चर टेक्निक की जाती है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी? लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। लिक्विड मीडियम में हम लार्ज स्केल ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही ईजिली, कम दिनों में ही हम थोड़े से टाइम में पूरा का पूरा प्लांट है ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा उसके बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक प्लांट ड्राइव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स की तरह जो यूज़ करते हैं, दवाइयों की तरह जो यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन को, मेटाबोलाइट्स को, तो वो हम बहुत कम दिनों में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है बच्चे कि हम प्रोटोप्लाज्म को क्या करते हैं, दो प्लांट सेल लेते हैं, दो प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म को निकाल के उनको आपस में हाइब्रिडाइज करा लेते हैं, फ्यूज़ करा लेते हैं और एक नया हाइब्रिड बनाते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लाज्म को लेना है हमने। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक मैंने अपने प्लांट ब्रीडिंग की वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का जो एडवांटेज क्या है कि नेचर में ये पॉसिबल नहीं है, बट टिश्यू कल्चर टेक्निक से या प्लांट ब्रीडिंग से ये पॉसिबल है कि हम दो अलग अलग स्पीशीज़ के सेल लेते हैं और उसके सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लाज्म को क्या कर लेते हैं, फ्यूज़ कर लेते हैं, हाइब्रिड बना देते हैं उसका, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्या है बच्चे एप्लीकेशन? मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी फिजियोलॉजिकल करेक्टर प्लांट का, बायोकेमिकल करेक्टर, रिप्रोडक्टिव करेक्टर प्लांट का, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजीज़ रेजिस्टेंट है कि नहीं, स्ट्रेस टॉलरेंट है कि नहीं प्लांट, सो कोई भी करेक्टर हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू क्रॉस पॉलिनेट डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़। अलग अलग तरह की स्पीशीज़ जिसका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज़ को हम, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ को हम क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं और उसके एम्ब्रियो को प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से, एम्ब्रियो कल्चर से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम दो अलग अलग स्पीशीज़ को नेचर में हाइब्रिडाइज कराएंगे या नेचर में फ्यूज़ कराएंगे तो उसका एम्ब्रियो ज़िंदा नहीं रहेगा, वो डाई हो जाएगा। बट प्लांट टिश्यू कल्चर से पॉसिबल है कि हम उसको हाइब्रिड बना के उसके एम्ब्रियो को पूरा का पूरा ग्रो करके एक न्यू प्लांट में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यू प्लांट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे? प्लांट को स्टरलाइज कंडीशन में रखना है हमने। ठीक है जी। सो ट्रांसमिशन डिजीज़ जो है वो भी कम होंगी, पेस्ट पैथोजन भी कम लगेंगे। सो ये भी क्या है हमारे लिए एडवांटेज है कि जो प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा, कम्प्लीटली डिजीज़ रेजिस्टेंट या डिजीज़ फ्री बनेगा।
नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड दैट हैव लो चांसेस ऑफ जर्मिनेटिंग एंड ग्रोइंग। वही चीज़ आ गई कि जिसकी नेचर में सीड्स या प्लांट ग्रो नहीं हो सकते, वो भी सीड और प्लांट हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियली। एग्जाम्पल क्या दी हुई है उसने, ऑर्किड्स एंड नेपेथेंस की, कि इनके जो प्लांट्स हैं या सीड से हम प्लांट ग्रो करते हैं वो नेचर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम डायरेक्टली सीड से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट, बिल्कुल हम क्लोनिंग कर सकते हैं इससे। क्लोनिंग का क्या मतलब है कि जैसे हम सपोज करो एक क्रॉप है हमारी, इस साल बड़ी अच्छी क्रॉप फसल हुई है, तो हम चाहते हैं कि हर साल हमारी क्रॉप वैसे ही हो, वैसी तरह की फ्रूट हमें मिले, तो उसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से उसकी अलग अलग कॉपीज़ बना सकते हैं प्लांट्स की और उसको ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह के अच्छे फ्लावर हमें मिल सकते हैं, फ्रूट्स मिल सकते हैं, जिस तरह के हमें डिज़ायरेबल करेक्टर चाहिए, अच्छी क्वालिटी के करेक्टर चाहिए हमें प्लांट में, वो सारे उस क्रॉप में होंगे। पर कैसे पॉसिबल है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, टू क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट, टाइम बहुत कम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ही दिनों में हम पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से। सो क्विकली मेथड है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ प्लांट इन एब्सेंस ऑफ सीड एंड नेसेसरी पॉलिनेटर। जैसे कि आपको पता होगा, यू हैव रेड इन प्लांट रिप्रोडक्शन की बहुत सारे पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है प्लांट रिप्रोडक्शन में, सीड्स की ज़रूरत होती है, बट टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम बिना सीड्स के बिना पॉलिनेटर के क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ प्लांट सेल, बिल्कुल कहता एक सिंपल छोटे से प्लांट सेल से हम पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसे अभी मैंने बताया टूटीपोटेंसी बोलते हैं। सो पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं उस प्लांट सेल से, और वो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होता है, यानी कि उसके जीन बेटर होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और वो करेक्टर उस प्लांट में होते हैं जो हमें अपनी क्रॉप में, अपनी फसल में, अपने फ्रूट में चाहिए। सो ये सारी थी टिश्यू कल्चर टेक्निक, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चे, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन में भी हम एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, क्रॉप ही प्रोड्यूस करते हैं, बट ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन वगैरह हाई क्वालिटी में और हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो एक सिंपल तरह की क्रॉप है, एक बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की अमाउंट ज़्यादा होगी, बट सिंपल क्रॉप में विटामिन, मिनरल की या प्रोटीन की क्वांटिटी कम होगी। सो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, ब्रीडिंग क्रॉप है, क्रॉप को उगाना, पैदा करना, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ऐसी क्रॉप को प्रोड्यूस करना जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। डेफिनेटली बायोफोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हमें वही क्रॉप जो है जिसमें अच्छी क्वांटिटी के प्रोटीन कंटेंट मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन कंटेंट मिल जाते हैं, ऑयल कंटेंट अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी के मिल जाते हैं, बहुत सारे विटामिन हमें उस क्रॉप में मिल जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट मिल जाते हैं प्लांट्स में। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। एग्जाम्पल क्या है बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक की, बहुत सारी हमने बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स ग्रो करे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, एटलस 66। एटलस 66 वीट है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है जी, IARI ये न्यू दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट है बेटा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। इसने बहुत सारी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स बनाई हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह होते हैं। जैसे कि कैरेट बनाई है इसमें, कैरेट विटामिन ए उसमें सबसे ज़्यादा होता है कैरेट में, लेकिन जो बायोफोर्टिफाइड कैरेट है उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी और ज़्यादा होगी। ऐसे ही स्पाइनेच और पम्पकिन बनाए हैं जिसमें विटामिन ए की कंटेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसी बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड वगैरह बनाया है जिसमें विटामिन सी की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, स्पाइनेच और बथुआ बनाया है जिसमें आयरन और कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। बीन्स बनाए हैं जो कि प्रोटीन रिच, जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली अगर ह्यूमन बीइंग ऐसे बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स या फ्रूट्स खाएंगे तो नो डाउट उनको कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। तो बायोफोर्टिफाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड बायोफोर्टिफिकेशन। आई होप यू हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। अच्छी तरह से नोट्स बनाना बच्चे, मैं हर वीडियो में क्या कहती हूँ आपको कि अच्छी तरह से नोट्स बनाना, अच्छी तरह से लर्न करना। सो आई होप यू विल मेक नोट्स इन अ प्रॉपर वे एंड लर्न इट इन अ प्रॉपर वे। गुड लक।